अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छे उत्पादन हेतु फसलों से कैसे करें समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। फलन अवस्था पर आम के बाग को क्षति पहुंचाने वाले कीटों को कैसे करें नियंत्रण। पॉली हाउस में लगी टमाटर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, फसल की उपज को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि मृदा में मुख्य पोषक तत्व के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति भी की जाए, तभी आपको फसल से अच्छी उपज मिलेगी, साथ ही साथ मृदा की उर्वरता भी बनी रहेगी। तो किसान भाइयों, मृदा में सभी पोषक तत्वों की समुचित पूर्ति के लिए आप कैसे करें समेकित उर्वरक प्रबंधन, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आइए मिलते हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार झा से। उसमें सूक्ष्म मात्रिक तत्व प्रबंधन हम किस प्रकार से करें। किसान भाइयों, वह जमाना चला गया जब सिर्फ हमारा बीज और हमारी उर्वरक दो ही हमारा लागत हुआ करता था। आज की तारीख में जो सबसे महत्वपूर्ण लागत है वह है तकनीकी, और वही किसान फायदा उठा सकता है जो तकनीकी नाम का लागत उसमें लगाता है। जो तकनीकी नाम का लागत नहीं लगाएगा वो घाटे में रहेगा। जहां तक सूक्ष्म मात्रिक तत्व की बात है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अब सिर्फ मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ही आपकी मिट्टी में कम नहीं है। आपकी मिट्टी में गंधक की भी कमी है, जस्ता की भी कमी है, लोहा की भी कमी है, मोलिब्डेनम की भी कमी है, बोरान की भी कमी है, गंधक की भी कमी है। जो एक सर्वे हुआ है पूरा भारतवर्ष में, उससे यह पता चला है कि लगभग 49% नमूने में जिंक की कमी पाई गई। लगभग 3 लाख नमूने का जांच करवाया गया है, तो उससे यह देखा गया कि उसमें 49% नमूनों में जिंक की कमी थी। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि यदि हम बोरन की बात करते हैं मित्रों, तो बोरन यदि धान फसल में जितना उत्पादन आपको घटाता है उससे कहीं ज्यादा आपको उत्पादन घटाता है जो दलहन है, तिलहन है उसमें। जैसे बोरन का एक उदाहरण बताऊं कि यदि धान और गेहूं में यदि देखिए तो धान में मुश्किल से आपको 16% की यह कमी करता है, 16.6 यानी 17% की। गेहूं में लगभग 15% की कमी करता है। जबकि यदि आप मक्का में देखिए तो यह लगभग 33% की आपको कमी इसे हो जाती है। आजकल दलहन की बड़ी समस्या है। चना आपका जो है यदि आपने बोरन नहीं डाला है तो उसका उत्पादन 44% घट जाएगा। मसूर भी 19% घट जाएगा। तिलहन की भी बड़ी समस्या रहती है। यदि हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों में इसका जो उत्पादन है लगभग 33% कम हो जाता है। सूरजमुखी में भी देखिए तो 35% लगभग कम हो जाता है। अब आ जाइए सब्जी वाली में, प्याज में, तो प्याज में भी 30% आपका उत्पादन कम हो जाता है। यह तो बात हो गई बोरन की। यदि बोरन के अतिरिक्त यदि हम आ जाते हैं यदि जिंक पर, तो जिंक में भी यदि आप देखते हैं तो धान गेहूं में यदि आपने जिंक का प्रयोग किया तो मुश्किल से आपने 4-5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लगभग बढ़ा लिया। लेकिन साथ ही साथ जैसे तांबा हो गया, जैसे मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, लोहा हो गया, जो अभी कम है, यदि अभी हम ध्यान नहीं देते हैं तो वह आने वाले समय में और उसकी डेफिशिएंसी बढ़ेगी। और यदि उसकी डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि हमारा उत्पादन क्या होगा। इसीलिए इसका समुचित प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज, ठीक है जिंक की कमी, आप जिंक सल्फेट डाल देंगे, लेकिन जिंक सल्फेट डालने से काम नहीं चलने वाला है।
जैसे एक बच्चे को कुछ नहीं दिया जाता है, सिर्फ दूध दिया जाता है, लेकिन उसके गाल बड़े फूले फूले रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक संतुलित आहार है। इसी तरह से यह जो आपका जैविक खाद है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे जो भी आप जैविक खाद डालते हैं, वह जैविक खाद मिट्टी के लिए दूध का काम करता है, क्योंकि इसमें मुख्य पोषक तत्व के साथ साथ समस्त सूक्ष्म पोषक तत्व भी समुचित मात्रा में हैं। अतः इसका प्रयोग पर पहली बात कि बल देने की नितांत आवश्यकता है। ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, समन्वित पोषक प्रबंध की तरफ बढ़ें। जितना आपके पास जैविक स्रोत है, जैविक स्रोत से आप उसकी आपूर्ति कीजिए। जो घट पड़ रहा है वह आप जाकर के किसी रासायनिक स्रोत से डालें। खाद और उर्वरकों का प्रयोग करने से पहले मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों का पता कर लेना आवश्यक होता है, जो मृदा परीक्षण से ज्ञात हो पाएगा। अतः सबसे पहले मृदा का परीक्षण करा लें, फिर उसी के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। मृदा में कार्बनिक या देशी खाद का प्रयोग, जैसे धान, बाजरा या अन्य फसलों के अवशेष हरी खाद के रूप में उर्द, मूंग, ढैंचा और सनई के पौधे सड़ाकर खेत में प्रयोग करना चाहिए। ये भी आवश्यक है कि 2 से 3 वर्षों में एक बार गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग किया जाए। इससे मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाती है। किसान भाइयों, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत फसल अवशेष, कूड़ा करकट के साथ केचुआ खाद भी बनाया जा सकता है। केचुआ खाद का उपयोग भी फसल उत्पादन में सहायक होता है। साथ ही इससे मृदा की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति करने वाले उर्वरकों जैसे राइजोबियम, एजोटोवेक्टर, एजोस्पाइरिलम, नील हरित शैवाल इत्यादि प्रमुख हैं। राइजोबियम जैव उर्वरक सभी दलहनी फसलों और तिलहनी फसलों के अंतर्गत मूंगफली और सोयाबीन की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियों में पाया जाता है, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। एजोटोवेक्टर ये भी एक प्रकार का जीवाणु खाद है, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध कराता है। इसका प्रयोग सभी तिलहनी फसलों, अनाज वाली फसलों और सब्जियों में किया जा सकता है। एजोस्पाइरिलम ये भी एक प्रकार का जीवाणु खाद है। अनाज की चौड़ी पत्ती वाली फसलों जैसे कि ज्वार, गन्ना और बाजरा आदि में प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का कार्बन बढ़ेगा, उसमें जो लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वह भी बढ़ेगी, उसमें वायु संचार बढ़ेगा, पानी को रोकने की क्षमता बढ़ेगी। इससे आपकी मृदा का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। कहीं ना कहीं से जैविक स्रोत से पोषक तत्व देने की बात है, यानी एक मूल मंत्र जैविक स्रोत से पोषक तत्व प्रबंधन। और यदि उससे नहीं हो रहा है तब आप समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की तरफ बढ़ें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन बागवान भाइयों ने आम के बाग लगाए हैं, उनके बागों में इस समय फल लदे हुए हैं, लेकिन इस अवस्था पर उनके फल बागों में कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिनका समय से नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर हमारे बागवान भाई इन कीटों का समय से नियंत्रण नहीं करते हैं तो उन्हें आगे चलकर काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए आप इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इन कीटों का कैसे करें नियंत्रण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ के डॉक्टर गुड़प्पा। आम को फल का राजा कहा जाता है। जैसे राजा का बहुत शत्रु होता है, वैसा ही आम की बाग में बहुत कीड़े आता है शत्रु की, जैसे आम को नुकसान कर देता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने वाला कीट है बुनगा। बुनगा शुरू होता है जब बौर निकलता है, उस समय उसका प्रकोप शुरू होता है। बुनगा का प्रकोप से
निम्प और अडल्ट्स, वो जो छोटे छोटे बच्चे होता है बुनगा का, इसे आप सकिंग करके उसका सूटी मोल्ड कर देता है। सूटी मोल्ड डेवलप करने से पूरा जो बौर होता है काला काला होके गिर जाता है। तो इस प्रकोप को रोकने के लिए हमें सबसे पहले जब बौर 15 सेंटीमीटर का होता है उस समय एक छिड़काव करना है इमिडाक्लोप्रिड से। इमिडाक्लोप्रिड 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें, इससे इसका प्रकोप से रुक जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा प्रकोप आएगा जब फल बैठ जाता है, उस समय जब फल डायमीटर का साइज हो जाता है उस समय इसका प्रकोप बढ़ जाता है। उसके लिए दूसरा इसका छिड़काव करिए थायोमेथोक्साम से 0.3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। इसका छिड़काव करने से भुनगा से आपका प्रकोप कम कर सकते हैं। इसके अलावा और एक कीड़ा इसमें है, जहाँ जहाँ फल जुड़े होता है उसके अंदर छोटे छोटे लार्वे होता है, उसको फ्रूट बोरर कहते हैं, फल बेदक कहते हैं। उसका रोकथाम के लिए आप डायमिथोएट रोगर के नाम की दवा मिलता है, उसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से एक टैंकर में 4 लीटर पड़ेगा। इसका छिड़काव करने से इसका समाधान हो सकता है। इसके अलावा और एक कीड़ा आता है फल मक्खी। आम के बागान में इस समय जिस कीट का सबसे अधिक प्रकोप देखने में आता है वह है फल मक्खी। फल मक्खी का जो अंड रोपक रहता है उसके माध्यम से ये फल के अंदर अपना अंडा दे देती है। अंडे देने के बाद कुछ एंजाइम भी छोड़ देती है, जिसकी वजह से फल के अंदर जो गुदा होता है उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है और अंडे के अंदर से जो गिडार निकलती है वो अंदर ही अंदर उस गुदे को खाना प्रारंभ कर देती है, जिसकी वजह से फल खराब हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसे फलों का बाजार भाव कम मिलता है और हमारे बागवान भाइयों को काफी नुकसान सहना पड़ता है। इसलिए इस तरह की समस्या से बचने के लिए बागवान भाई कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। इसको रोकने के लिए हमारे पास एक फेरोमोन ट्रैप है, इसका नाम है मिथाइल इथेनॉल फेरोमोन ट्रैप। ये सारे मादा कीटा को अट्रैक्ट कर देता है। इसका ट्रैप को लगाना है बाग में 10 ट्रैप चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए। इस ट्रैप आप भी बना सकते हैं, एक बिस्लरी बॉटल लेके उसको काट के उसके अंदर एक लकड़ी से अल्कोहल, मिथाइल इथेनॉल और मेलाथियान का 6 ml, 4 ml, 1 ml 6:4:1 से मिला के 24 आवर्स भिगो के बाद उसको ट्रैप बना के आप लगा सकते हैं। इससे फल मक्खी उसके अंदर आके गिर जाएगा, इससे आपका फल नुकसान नहीं होगा। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई पॉली हाउस में टमाटर की खेती कर रहे हैं वह इस फसल से आगे चलकर ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाले टमाटर की उपज प्राप्त करने के लिए इस समय फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को अमल में लाएं, इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ के डॉक्टर मनोज कुमार सोनी से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बरसात में टमाटर का रेट काफ़ी हो जाता है और बाहर में हम टमाटर नहीं कर सकते क्योंकि बरसात में हमारे पौधे सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारे पास पॉली हाउस या शेड नेट हाउस होना चाहिए। अगर हमारे पास नेट हाउस है तो हम उसमें टमाटर के पौधे लगा के और बरसात में टमाटर उगा सकते हैं, जिससे हमें अधिक लाभ मिलेगा। पॉली हाउस में किसी भी फसल को उगाने का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक उपज और अधिक लाभ। पॉली हाउस के अंदर विभिन्न प्रकार की सब्जियों जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, विलायती कद्दू, लेट्यूस, लीक, सैलरी और सब्जियों की पौधशाला इत्यादि उगाया जाता है। ये देख रहे हैं जो आप हरे हरे रंग का है, इसको शेड नेट हाउस बोलते हैं। इसमें 50% सूरज की रोशनी आती है और 50% of सूरज की रोशनी को वापस करती है। इसमें हम ये 300 स्क्वायर मीटर का है, जिसमें हमने 3 वैरायटी लगाई है, जिसमें एक NS 524 है, दूसरा हिमसोना है, तीसरा हमारे पास है अभिलाष। पॉली हाउस में टमाटर की संकर प्रजातियों की ही फसल ली जाती है, क्योंकि यदि आप संकुल प्रजातियों का चुनाव करेंगे तो उसे उपज एक सीमित मात्रा में ही मिल पाएगा, जबकि संकर प्रजातियों की फसल में उचित प्रबंधन करके अधिक उपज लिया जा सकता है।
ये 3 वैरायटी लगा के हम इसमें कर रहे हैं। ये पौधा हमने मार्च में ट्रांसप्लांट किया था और देख रहे हैं इसका बढ़वार, अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, जो हमें अगले महीने से इसमें टमाटर प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि बरसात में बाहर में टमाटर हो नहीं पाता है, टमाटर जो भी आता है वो कहीं ना कहीं बाहर से आता है, या जिस किसान भाई के पास पॉली हाउस या नेट हाउस होगा वो टमाटर ही मार्केट में लाएगा। उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। फरवरी में हमें इसका सीड को बो के पौधे तैयार कर लेना चाहिए और 15 मार्च के बाद इसको हमें अपने नेट हाउस या पॉली हाउस में लगा देना चाहिए। जब ये पौधा लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर का हो जाए तो वहाँ से नीचे वाले कल्ले हटा देना पड़ता है। जैसे इसमें देख रहे होंगे आप, यहाँ नीचे कल्ले हटाए गए हैं। फिर साइड से 2 ब्रांचेज हम लेके चलेंगे ऊपर तक, और एक जो टमाटर लगा हुआ है अलग वैरायटी का होता है जिसमें ऊपर तक जाता है और उसमें लगातार इसमें ग्रोथ होती रहती है। किसान भाइयों, इसमें एक चीज़ बड़ा विशेष ध्यान देने वाली बात होती है सिंचाई की। सिंचाई इसमें कैसे करें? सिंचाई करने के लिए इसमें आप देख रहे होंगे कि काले रंग की एक पाइप पड़ी हुई है जिसमें 2 LPH मतलब 2 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसमें पानी आता है। अतः हमें सिंचाई करने के लिए एक तो ड्रिप का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरा हम उसको देखिए एक पॉलीथीन, इसको मल्चिंग बोलते हैं, पलवार बोलते हैं, उससे हमने कवर किया है। सिल्वर है, सिल्वर ब्लैक और ब्लैक पॉलीथीन मल्चिंग। इसकी मोटाई जो होती है 100 माइक्रोन होती है, जो 400 गेज का होता है। उसको करने से हमारा मॉइस्चर, एक तो इसमें जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो बरकरार रहती है, ज़्यादा देर तक रहती है। उसकी वजह से हमारे पौधे का बढ़ाव बहुत अच्छा होता है। और गर्मी में एक विशेष और चीज़ करना चाहिए, आप देख रहे होंगे ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है, इससे हम ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। आर्द्रता जब ज़्यादा होगी तो क्या होता है कि उसके कारण से पौधे की बढ़वार बड़े अच्छे तरीके से हो पाती है। तो ऐसे में किसान भाइयों को नेट हाउस जो या पॉली हाउस होता है उसमें बहुत ज़रूरी ये जो कंपोनेंट होते हैं कि जो पौधे की सिंचाई और ये स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसकी वजह से हम उसमें आर्द्रता बनाए रखती है और सिंचाई के लिए हम ड्रिप इस्तेमाल करके पौधों की जितनी ज़रूरत है उतना पानी दे के पौधों की बढ़वार और उसमें जो पैदावार होती है काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। टमाटर मिलता रहता है जिससे एक पौधे से हमें लगभग 8 से 12 किलो टमाटर प्राप्त होती है, जिसमें हिमसोना वैरायटी जो हमारी है वो बड़ी अच्छी वैरायटी है। उसमें हम कहीं ना कहीं 10 से 15 किलो तक का भी टमाटर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें अधिक मुनाफा मिलेगा। ये जुलाई से इसमें टमाटर प्राप्त होने लगेगा और ये हमारा सितंबर तक चलेगा, जिससे हमें मार्केट में उस समय 70 से 80 रुपये किलो टमाटर मिलता है, जो आसानी से हमारे कहीं ना कहीं अधिक मुनाफा मिलेगा और हमारी कमाई बढ़ेगी। तो किसान भाइयों के लिए इसमें एक बहुत ज़रूरी है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में गत दिनों मानसून पूर्व हुई हल्की बारिश तथा इस सप्ताह भी संभावित बारिश एवं इन क्षेत्रों की जलवायु के मद्देनजर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे इस सप्ताह से धान की लंबी अवधि अर्थात
135 से 140 दिनों में पककर तैयार होने वाली किस्मों की 4 से 5 दिनों के अंतराल पर नर्सरी में बुआई करें। धान की फसल से अधिक पैदावार लेने हेतु धान की उन्नतशील एवं अधिक पैदावार देने वाली किस्मों जैसे सरबती, पंत धान 18, पंत धान 19, पूसा 44, जया, NDR 359, पंत धान 4, सरजू 52, PR 113, PR 114, HKR 47 आदि में से अथवा अधिक पैदावार देने वाली किसी क्षेत्रीय किस्म के प्रमाणित बीज का चयन करें। बीज किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। नर्सरी तैयार करने हेतु बीज को थैली सहित 12 घंटे पानी में भिगो दें। तत्पश्चात बीज को अंकुरित होने हेतु छायादार स्थान पर रखकर टाट से ढक दें तथा कुछ अंतराल के बाद टाट के ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें। ध्यान रखें कि यदि घर का बीज बो रहे हों तब पानी से निकालकर बीज शोधन अवश्य करें। इससे पूर्व नर्सरी तैयार करने के लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जहां पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। 2 दिन के अंतराल पर 2 सूखी जुताई कर खरपतवार निकाल दें। फिर क्यारियां बनाकर बारिश के पानी के साथ साथ आवश्यकता अनुसार पानी भर दें तथा कढ़ेल बनाएं। अंकुरित होने पर बीज को क्यारियों में छिटक दें। बीज छिटकने के बाद क्यारी में हल्का पानी भर दें। नर्सरी में बुआई करते समय यह ध्यान रखें कि अच्छी एवं स्वस्थ नर्सरी हेतु अंकुरित बीज को शाम 4 बजे के बाद छिटकें। छिटकने के बाद पक्षियों से बीज की सुरक्षा करें अथवा धान के पुआल से ढक दें। प्रत्येक क्यारी में कढ़ेल करते समय बीज छिटकने से पूर्व प्रति 10 वर्ग मीटर क्यारी में 250 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपरफास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 30 ग्राम जिंक सल्फेट प्रत्येक क्यारी में डाल दें। संभावित बारिश के मद्देनजर लीची, आम तथा नींबू वर्गीय फलों के पेड़ों के थालों में सिंचाई न करें। लीची की अगेती किस्मों के फल पीले पड़ने प्रारंभ हो गए हैं, अतः ऐसे मौसम में फलों में गूदे के आकार का स्वाद में वृद्धि हेतु कम बारिश होने की दशा में किसान भाई लीची के फलत वाले पेड़ों पर सुबह के समय ठंडे पानी का अधिकता से छिड़काव करें, जिससे फलों को सिकुड़ने तथा क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। इस सप्ताह लीची के फलों के पकने हेतु अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, अतः फल गहरे लाल रंग के होते ही फलों की डंठल सहित सिकेटियर की सहायता से तुड़ाई कर बाजार भिजवाएं। आम के फलों में भी ऐसे मौसम में ऊतक क्षय रोग लग सकता है। इसमें फल काले होकर सिकुड़ जाते हैं तथा फल झड़ने लगते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। अतः सलाह दी जाती है कि आम के जिन वृक्षों पर ये लक्षण दिखाई दें, उन पर फल सुरक्षा हेतु 8 ग्राम सुहागे का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ों के ऊपर छिड़काव करें। इस सप्ताह संभावित बारिश के कारण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, जो कि पशुओं के स्वास्थ्य हेतु लाभकारी रहेगा। सभी प्रकार के पशुओं को स्वच्छ पानी पिलाएं, सुबह शाम खाली खेतों में चराएं, भैंस को नजदीकी पोखर या तालाब में जाने दें। जो पशुपालक भाई अपने पशुओं में फैलने वाली विभिन्न बीमारियों लंगड़ी, गलघोंटू, खुरपका एवं मुंहपका से बचाव हेतु टीकाकरण अभी न करा पाए हों, वे इस सप्ताह नजदीकी पशु चिकित्सक की सहायता से पशुओं में टीकाकरण अवश्य करवा ले। इस सप्ताह वायुमंडलीय हवा की दबाव में अंतर आने के कारण रात्रि में तेज गति के साथ आंधी आने की संभावना है, जिससे चूजाग्रहों की बिजली गुल हो जाने पर चूजों के भयभीत होने से दबकर मरने का खतरा बना रहेगा। अतः मुर्गी पालकों को सलाह दी जाती है कि रात्रि के समय प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु लालटेन, गैस लालटेन या जनरेटर तैयार रखें। बिजली जाते ही इन्हें चलाकर प्रकाश की उचित व्यवस्था रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है मलप जिला बलिया के कृषक संतोष कुमार ने।
यह दुधारू पशुओं में होने वाली बांझपन की समस्या के निवारण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संतोष कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो गाय हैं, गायों में, बड़े पशुओं में बांझपन की समस्या होती है। बांझपन की समस्या दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी बांझपन और अस्थायी बांझपन। स्थायी बांझपन का कोई निदान नहीं हो सकता। अस्थायी बांझपन में एनिस्टस है, जिसमें पशु गर्मी में नहीं आता है। दूसरा रिपीट बीटर का मतलब ये होता है कि किसी पशु को हम बार बार गर्भित कराते हैं और वो गर्भ धारण नहीं कर पा रहा। ये जो समस्याएं होती हैं, ये किसान भाई अगर इस पर ध्यान दें, प्रत्येक पशु को जो दाना दे रहे हैं हम, 2 किलो दाना तो जीवन निर्वाहन के लिए देना पड़ता है। अगर प्रोडक्शन वाला जानवर है, जिससे हम दूध ले रहे हैं, या हमारा गर्भित पशु है, तो उसी हिसाब से उसका दाना बढ़ाना पड़ेगा और प्रति 1 लीटर दूध में 500 ग्राम दाना देना पड़ता है। तो जितना लीटर दूध देने वाला पशु हो, उसी हिसाब से उसका दाना बढ़ा करके दें। और प्रतिदिन प्रति पशु 25 से 30 ग्राम खनिज लवण अवश्य डालें और 50 ग्राम आयोडाइज्ड नमक अगर हम निरंतर देते रहें पशु को, तो पशु में जो बांझपन की समस्या हो रही है, जिसमें गर्भधारण की दिक्कत आ रही है या सही समय पर पशु गर्म नहीं हो रहा है, तो इन चीज़ों से हमारे किसान भाई मुक्ति पा सकते हैं। और अगर बांझपन की समस्या नहीं है तो उस पशु से हम निरंतर प्रतिवर्ष बच्चा ले सकते हैं और दुग्ध का उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। और किसान भाई को अगर इसमें ज़्यादा समस्या आती है तो जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सालय हो, वहाँ पशु चिकित्सक से परामर्श करके ऐसे पशुओं का निदान तत्काल अवश्य कराएं। किसान भाई अगर अपना इस तरह का आगे रख रखाव रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-5999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी पौध प्राप्त करने हेतु धान की नर्सरी डालते समय ध्यान देने योग्य पहलू। स्वस्थ पौध प्राप्त करने हेतु अगेती फूलगोभी की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।